नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हम देखेंगे कि पेपर GS2 का जो पेपर है इस बार जो हुआ था यूपीएससी सीएसई मेंस के अंदर, तो वो मैंने किस तरीके से अटेम्प्ट किया था। ये देखिए, एक बार आपको पेपर बता देता हूँ। ये मेरा ही पेपर है। टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं। टाइम 3 आवर्स का रहता है। पहले के 10 क्वेश्चंस 10 मार्कर रहते हैं, फिर बाद वाले जो 10 क्वेश्चन रहते हैं 15 मार्कर रहते हैं। इतना तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। और इसके साथ में जो है इसके अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं, पहले तो वो सब्जेक्ट समझ लेते हैं कौन कौन से आते हैं। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद है गवर्नेंस, इसके बाद है सोशल जस्टिस, एंड इसके बाद है IR इंटरनेशनल रिलेशन। तो अगर मार्क्स की बात करें तो पहले वाले में से अराउंड 100 का आ जाता है, सेकंड में से 50, थर्ड में से अराउंड 50, फोर्थ में से 50, ठीक है। अब ये गवर्नेंस सोशल जस्टिस के अंदर कई बार ओवरलैप भी हो जाता है, कई बार पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के साथ भी ओवरलैप हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन ब्रॉड आइडिया आपको बता दिया कितने मार्क्स का रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन पेपर था वो देखिए यहाँ पे 9-10 से स्टार्ट किया था मैंने, नंबर ऑफ जो 9 नंबर का है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद में 19 20, फिर 11 से वापस से 18 तक के ले गया था। मतलब लास्ट क्वेश्चन मेरा जो अटैम्प्ट हुआ वो 18th वाला हुआ है। और अगर आप देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा, 11वां, 12वां, 13वां, ये क्वेश्चन आपको पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ में यहाँ पे चौथा भी आ जाएगा, यहाँ 14वां भी आ जाएगा, फिर 5वां 6वां यहाँ से आ जाएगा, 15 16 आ जाएगा, फिर यहाँ से 7वां 8वां आ जाएगा, और 17 18 आ जाएगा, यहाँ से 9 10th आ जाएगा, 19 20। अब ये जो है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि कई बार ऊपर नीचे हो जाता है 15 16 17 18 के अंदर। ये देखिए, ये सब आपको पता होगा, देख ले, एक बार पॉज करके देख लेना। स्टार्ट करते 8 क्वेश्चन पहले जो स्टार्ट किया था मैंने जहाँ से लिखना। अब 8 क्वेश्चन जो है इट इज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम द गवर्नेंस पार्ट, ठीक है। गवर्नेंस मतलब ये 8वां क्वेश्चन गवर्नेंस का हुआ और 7वां भी गवर्नेंस का हुआ। ये शायद यहाँ ऊपर गलती से मैंने ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। आप इसको इंटरचेंज कर देना, ये वाला ये यहाँ पे। चलो लेट अस सी आगे। Civil society organization are often perceived as being anti-state actors than non-state actors. Do you agree? Justify. एक्चुअल में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नॉन स्टेट एक्टर है। नॉन स्टेट बोले तो गवर्नमेंट जो है हो गया स्टेट, और गवर्नमेंट के आगे साथ में जो भी काम करता है दे आर, या फिर गवर्नमेंट के अलावा दैट दे आर कॉल्ड एज नॉन स्टेट एक्टर्स। लेकिन नॉन स्टेट बोले तो आप स्टेट के नहीं हो लेकिन काम कर रहे हो, डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से पॉजिटिव कर रहे हो। लेकिन एंटी स्टेट बोले तो आप अगेंस्ट जा रहे हो स्टेट के। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बार ऐसा कंसिडर किया जाता है एज बीइंग एंटी स्टेट एक्टर्स देन नॉन स्टेट एक्टर। डू यू एग्री? तो आपको बताना है अगर क्या आप एग्री हो, जस्टिफाई करना है। तो इसका जो रहेगा इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन से पॉजिटिव, या फिर ये जो बोला है कि इट एक्ट एज अ एंटी स्टेट एक्टर, नेगेटिव मतलब यहाँ पे। देन इसके बाद में आप पॉजिटिव बता सकते हो, नहीं भाई ये इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट भी किया है एज अ नॉन स्टेट एक्टर्स। देन इसके बाद में कुछ बता सकते हो वे हेड, और फिर अल्टीमेटली कंक्लूजन यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। एंटी स्टेट एक्टर के अंदर आप देखते हो 4 डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर बोला जाता है। 4 डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर, सिविल सोसाइटी एक्टेड एज अ 4 डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर। किसने बोला है? अजित डोभाल जी ने बोला है। तो आप उनकी लाइन से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर बीच में एज अ एंटी स्टेट एक्टर के अंदर उनकी लाइन का यूज़ किया जा सकता है। क्या? 4 डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर। अर्बन नक्सल का केस था, फिर इसके साथ में जो है नक्सलिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, वहाँ पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर NGOs भी आ जाते हैं, ठीक है।
तो एनजीओज भी कहीं ना कहीं इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द एंटी स्टेट एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल कुदनकुलम के अंदर जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने है उसको रुकवाने के लिए कोशिश करी थी, उसके साथ में जो है प्रोटेस्ट जो हुए थे उसके साथ में जो है और भी एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ग्रीन पीस हो गया, इनका नाम आता है। इसके साथ में आप देखोगे यूएपीए के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जिन्हें बैन किया गया है। फॉर एग्जांपल सबरंग ट्रस्ट आप देखोगे एक मतलब अर्बन नक्सल से भी इनका लिंक किया जाता था। इसके साथ में कासा जो है, ये कासा जो है आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ये क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने वाली है, लेकिन बहुत बार क्या कर रहे हैं वो स्टेट के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो कासा है, सबरंग ट्रस्ट और भी आपको बहुत सारे ऐसे देखने को मिल जाएगा ग्रुप। दे आर एक्टिंग एज एंटी स्टेट, लेकिन ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज नॉन स्टेट मतलब डेवलपमेंट के अंदर डीपनिंग वॉइस करने के अंदर हेल्प दे रहे, एजेंसी को हाईलाइट करने में लोगों की, या फिर पब्लिक के डिस्कोर्सेस को डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिस्कोर्सेस लेके आ रहे हैं। डिस्कोर्सेस के नए नए आपको डिसेंट के तरीके मिल रहे हैं। इसके साथ में लॉबिंग करते हैं और फिर उसके साथ में जो गैप है उसको ब्रिज करते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छे से लिखा है। इसीलिए आपको मतलब मैंने 8 से स्टार्ट किया, नहीं तो 9 से भी स्टार्ट हो सकता था IR वाले पार्ट से। देन इसके बाद है इंडियन अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप इज अचीविंग म्यूचुअल ट्रस्ट को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप एलाबोरेट। ठीक है, अब इसके अंदर देखो अभी क्या है, स्टार्ट कैसे करा था मैंने, इसमें सिर्फ स्पेसिफिक थोड़ा सा पूछ लिया गया है, दैट इज़ डिजिटल पार्टनरशिप इज अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप एलाबोरेट। तो आपको एलाबोरेट करना है कि किस तरीके से ये तीनों एस्पेक्ट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों के बीच के जो डिजिटल पार्टनरशिप है। तो स्टार्ट मैंने इस तरीके से किया था, फ्रॉम द बांडुंग कॉन्फ्रेंस टू द अद्दिस अबाबा डिक्लेरेशन ऑफ रिसेंट इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप हैज़ ट्रेवल्ड अ लॉन्ग पाथ। फिर इसके अंदर डिजिटल पार्टनरशिप इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट विच वी हैव एक्सेल्ड अपॉन। इस तरीके से कुछ मैंने इंट्रोडक्शन किया था। देखो बांडुंग कॉन्फ्रेंस अद्दिस अबाबा, ठीक है, ये इस तरीके का इंट्रोडक्शन श्रुति शर्मा जी ने भी किया था, देख लेना। तो कहीं ना कहीं एकदम से याद आ गया मुझे एग्ज़ाम में और मैंने वहाँ पे लिख दिया। देन इसके बाद में अभी जो हमारा ट्रेड है दोनों के बीच में 89 बिलियन के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 250 बिलियन तक के ले जाने का हमारा टारगेट है। उसके अंदर डिजिटल पार्टनरशिप कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल। अब हमें बताना है कि हाउ दे हैव अचीव्ड म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। तो अब इसको क्या करा मैंने, एक एक को ओपन कर दिया। म्यूचुअल रिस्पेक्ट लिखा, फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट के अंदर किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए काम कर रहे हैं। को डेवलपमेंट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे जगह पे हम को डेवलपमेंट कर रहे हैं। को डेवलपमेंट के अंदर UPI फॉर जैसे AU अफ्रीकन यूनियन के अंदर आ रहा है। IIT आप देखोगे IIT नैरोबी तंजानिया के अंदर जो है IIT लिखे आ गए। तो को डेवलपमेंट के अंदर IIT के साथ में इंडियन IIT और वहाँ की IIT दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है। इसके साथ में जो है वेरियस एकेडमिया के साथ में इंटीग्रेशन हो रहा है। दीज आर ऑल्सो एस्पेक्ट्स ऑफ को डेवलपमेंट। इसके साथ में म्यूचुअल रिस्पेक्ट के अंदर आप देखोगे कि जो है इंडिया उनके कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। ई-वेब, विद्या भारती और विद्या भारती और एक मिनट एंड आरोग्य भारती, बिल्कुल विद्या भारती एंड आरोग्य भारती। विद्या बोले तो एजुकेशन से रिलेटेड, आरोग्य बोले तो हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब इसके अंदर आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट बोलते हैं हम रिस्पेक्ट तो कर ही रहे हैं, साथ में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और एक दूसरे के सपोर्ट की भी बात आ रही है। मतलब यहाँ ई-वेब यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे भी लिख सकते हो, वो बस आपको किस तरीके से आप वर्डिंग का यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और भी 2-3 चीज़ें लिखी थी, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। देन लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप के अंदर IIT, IIMs और फिर इसके साथ में आप देखोगे अलग अलग जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट टू एकेडमिया सपोर्ट मिल रहा है, ये सब इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप, इंस्टीट्यूशनल के अंदर आप ले सकते हो किस तरीके से G20 को G21 बना दिया हमने। फिर इसके साथ में इंडिया AU का सबमिट करा दिया। फिर इसके साथ में भी और भी बहुत सारी चीज़ें हमने की है जहाँ पे कहीं ना कहीं वी आर ट्राइंग टू लेवरेज अवर डिजिटल पार्टनरशिप। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है लेकिन स्टिल टैकल यहाँ पे हो चुका है। नाउ आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी 10th क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया है मैंने। विद द विनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन पोस्ट
कोल्ड वॉर वर्ल्ड इज़ बिकमिंग अ साइट ऑफ सोवरिन नेशनलिज्म। ठीक है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये कि वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन का क्षीण होने के कारण शीत युद्ध के बाद भी भारत संप्रभु राष्ट्रवाद की का स्थल बनती जा रही है, स्पष्ट कीजिए। अब दुनिया के अंदर सोवेनिटी बढ़ते जा रही है, नेशनलिज्म की भावना बढ़ते जा रही है, तो इसका आपको बताना है, बोले तो व्याख्या करना है, स्पष्ट करना है क्या वो होते जा रहा है। तो वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन है और कोल्ड वॉर वाला वर्ल्ड है और नेशनलिज्म है, 3-4 आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे 3 कीवर्ड मिल गए, तो 3 कीवर्ड का यूज़ करके आपको इंट्रोडक्शन बनाना है। तो उसके अंदर 3 कीवर्ड आने चाहिए, कहीं ना कहीं से लिंक होते हुए होना चाहिए। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का इसका एक और वर्ड आता है रेपुडिएटिंग एज द वर्ल्ड इज़ रेपुडिएटिंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन एंड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड as well as there has been instances of rising nationalism and सेल्फ डेवलपमेंट, या फिर क्या बोल सकते हो उसे, आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंसी वाला जो एस्पेक्ट है, इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन द अराउंड द वर्ल्ड इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो इस तरीके से हमारी तीनों चीज़ें हो गई, यहाँ पे लिंक हो गई। ठीक है, हो सकता है ये कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपने एक हाथ कोई वर्ड ऐसा रेपुडिएटिंग ग्लोबलाइजेशन ऐसा कुछ लिख दिया तो चल जाएगा। देन इसके बाद है वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पहले आपको बताना विद द वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो वेनिंग कैसे हो रही है ग्लोबलाइजेशन की, तो आपको पहले बताना पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन पीछे कैसे हो रहा है, कम कैसे हो रहा है। तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से सप्लाई चेन के अंदर डिसरप्शन आ रहा है, पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स देयर ओन डिपेंडेंसीज, जैसे आत्मनिर्भर भारत आ रहा है, सऊदीआइजेशन का प्लान हो रहा है, यूएस अपने अपने पे फोकस करने की बातें करता है, यूएस का बता दिया, सऊदीआइजेशन का बता दिया हमने। इसके साथ में जो है वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इंडिया की जो सेल्फ आत्मनिर्भर की भारत की स्ट्रेटजी है, और भी ऐसे 2-3 मैंने जो है क्या एग्जाम्पल लिख के कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर दिया था। इसके साथ में नाउ पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड इज़ बिकमिंग अ साइट ऑफ सोवरिन नेशनलिज्म। अब इस सोवरिन नेशनलिज्म का साइट क्यों बनते जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमें बताना है। यही वाले जो एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं इनको ही आप चाहो तो एनालाइज कर सकते हो। पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड बिकमिंग अ साइट ऑफ सोवरिन नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद संप्रभु राष्ट्रवाद की जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब संप्रभु राष्ट्रवाद का एग्जाम्पल्स आपको पहले तो पता होना चाहिए, जो अभी हमने ऊपर देखे वही की वही एग्जाम्पल है। अब ये बताना पड़ेगा कि सोवरिन नेशनलिज्म की साइट क्यों बढ़ते जा रही है, बिकॉज मतलब कहीं ना कहीं वही एस्पेक्ट आ गए, सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो रहा है। इसके साथ में जो है सोवरिन नेशनलिज्म, तो राइट विंग गवर्नमेंट का राइज हो रहा है। फॉर एग्जांपल इजराइल, यूएस, ईयू, फिनलैंड, इंडिया, हर जगह पे आप देखोगे राइट विंग गवर्नमेंट है। रशिया है तो राइट विंग आप देखोगे लगभग, नहीं रशिया लेफ्टिस्ट है। ठीक है, छोड़ो रशिया वाला नहीं, डेमोक्रेसी जहाँ जहाँ पर है वहाँ की बात होगी। तो राइट विंग का राइज हो रहा है, उसका भी एक आपको नेशनलिज्म, क्योंकि राइट वाले जो है दे प्रमोट नेशनलिज्म। और इसके साथ में और क्या चीज़ें लिखी थी मैंने, अभी तो जैसे याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। चाहो तो इसका काउंटर आर्गूमेंट भी दे सकते हो, स्टिल द वर्ल्ड हैज़ बीन डिपेंडेंट ऑन ईच अदर वी आर। हाँ, यहाँ पे मैंने जो और चीज़ें लिखी थी, हाँ, फिर इसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उसके अंदर SCRAs हो गए, FTAs हो गए। हाँ, यहाँ पे FTA का भी यूज़ आ सकता है कि FTA से किस तरीके से अपने हिसाब से मिनीलेटरल के ऊपर फोकस किया जा रहा है, मिनीलेटरलिज्म। और फिर यहाँ पे UN का ब्रेकडाउन भी लिख सकते हैं, UN का रिफॉर्म की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे वेस्ट से ज़्यादा क्या बोलते हैं, वेस्ट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो इसीलिए साइट ऑफ सोवरेन नेशनलिज्म आपको देखने को मिल रही है। वे8 के अंदर SCRA सप्लाई चेन रेजिलियंस अलायंस जो है ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया का। FTA इंडिया का, EU के साथ में, UK के साथ में, EU के साथ में प्रपोज है, UK के साथ में वो जो हो चुका है सीटा, जहाँ तक मुझे याद है। USA के साथ में भी प्रपोज है। तो ये सब क्या है, सोवरेन नेशनलिज्म बोले तो कहीं ना कहीं आप अपने नेशनलिज्म के साथ में या फिर नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये प्लान कर रहे हो। लेकिन आपको यहाँ पे नेशनलिज्म में ये भी बताना है कि आप खुद के
टर्म्स पे डेवलप होने की बात कर रहे हो, खुद पे डिपेंडेंसी, वो जो स्वराज वाली बात थी वो यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें करना है। तो देखो क्वेश्चन जो है अभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा कि इंडिया यूएस क्या है क्या नहीं है, क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। लेट अस सी अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आया था। डिस्कस द करप्ट एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ RPA 1951, एनालाइज वेदर द इंक्रीज ऑफ द असेट्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड और ऑफ देयर एसोसिएट्स डिसप्रपोर्शनेट टू देयर known source of income would constitute undue influence or consequently a corrupt practice। तो भाई 8A RPA के अंदर और 123 सेक्शन ऑफ RPA के अंदर आप देखोगे करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है। ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके बाद में फिर आपको और करप्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होती है, हेट स्पीच, पोलराइजेशन, फिर इसके साथ में जो है करप्ट प्रैक्टिसेस कहीं पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्राइवरी अंडर द PCA एक्ट, इसके साथ में जो भी ऐसे आपको 5-6 चीज़ें देखने को मिलेगी, वो सब करप्ट एक्टिविटीज़ का पार्ट है। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा है, एनालाइज करना है, सिर्फ बताना नहीं है, एनालाइज वेदर द इंक्रीज ऑफ द इन द असेट ऑफ लेजिस्लेचर एंड देयर एसोसिएट डिसप्रोपोर्शनेट टू दर नॉन इनकम सोर्सेज वुड कंस्टिट्यूट अनड्यू इन्फ्लुएंसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली करप्ट प्रैक्टिसेस। तो फिर यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आय से अधिक संपत्ति अगर है लेजिस्लेटर के पास में या फिर उनके एसोसिएट के पास में, तो क्या वो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो अगर आय से अधिक संपत्ति है तो पहली बात तो ये होना चाहिए उसके पीछे जो है कहीं ना कहीं सोर्स होना चाहिए, उनके पास में कहीं उसका सोर्स ऑफ इनकम पता होना चाहिए। अगर उनकी सोर्स ऑफ इनकम लेजिटिमेट है तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ इलीगल मनी या करप्ट प्रैक्टिसेस। अगर सोर्स ऑफ इनकम जो है इलेजिटिमेट आ रही है या फिर कवर्ड आ रही है, कोवर्ट नेचर की है, जो खुली नहीं है, ओपन अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी वाला एंश्योर मैकेनिज्म भी मिस हो रहा है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को कहीं ना कहीं आप सोर्स ऑफ इनकम को आप क्या कर सकते हो, यू कैन कंसिडर करप्ट प्रैक्टिसेस। अब ये इलेक्शन पैटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट और जो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो इसे करप्ट प्रैक्टिसेस समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर लेजिटिमेट आप बता देते हो रीज़न, तो इट मे नॉट काउंट एज अ करप्ट प्रैक्टिसेस। इस तरीके से बातें मैंने लिखी है। अब एक्चुअल में इसका आंसर, मॉडल आंसर हम कभी देखेंगे तो देखेंगे और क्या क्या अच्छा हो सकता है, ठीक है। अब बाद में तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, एग्जाम में होना चाहिए सब कुछ अच्छा। लेट अस लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, कमेंट on the need of administrative tribunal as compared to the court system, analyze the impact of recent tribunal reform through rationalization of tribunal made in 2021। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में नहीं मतलब जैसे 323A के अंदर अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी 323A हैज़ बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच कॉल्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर टॉप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज की जो डिस्प्यूट्स है और जो उनसे रिलेटेड जितने भी केसेस है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल उनके ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए बनाई गई है। तो इतना तो बेस हमने बना दिया बाय द इंट्रोडक्शन। देन इसके बाद में कमेंट ऑन द नीड। अब इसकी नीड क्या होती है एज़ कम्पेयर टू कोर्ट सिस्टम। कोर्ट सिस्टम जो रहता है दे आर ऑलरेडी हैविंग लॉट्स ऑफ पेंडेंसी। इसके साथ में कोर्ट सिस्टम जो रहता है वो इट इज़ मोर अबाउट जनरलाइज, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो है दे हैव निटिग्रिटीज, दे हैव देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, दे हैव देयर स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें स्पेशलिटी की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप कोर्ट के थ्रू ही जाने चले जाओगे तो फिर वो क्या होगा, केसेस पे केसेस, तारीख पे तारीख वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इसके साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है, ट्रिब्यूनल्स आर गाइडेड बाय नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, दे आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस रेदर देन IPC, CRPC और जो भी BNS के थ्रू नहीं होता है। कोर्ट सिस्टम क्या करता है, BNS के साथ में काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरल जस्टिस की बात होती है ट्रिब्यूनल की। जैसे आप NGT भी देखोगे तो NGT भी क्या बोलता है, या फिर कोई भी ट्रिब्यूनल, दे टॉक अबाउट नेचुरल जस्टिस।
अब नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल यहाँ पे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट में लिख के बता दीजिए, मतलब ये क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी नीड हो गई, इसका आपने एग्जांपल दे दिया, डिस्प्यूट वगैरह कुछ एग्जांपल चाहो तो डाल सकते हैं। असेस द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म थ्रू रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स मेड इन 2023। अब रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स की बात की हुई थी, जैसे सेकेंड ARC हो गया, फिर कमिटी टू रिव्यू, नेशनल कमिटी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इन सब ने क्या बोला था, देयर मस्ट बी सम नेशनल ट्रिब्यूनल बॉडी, नेशनल ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट बॉडी या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल बॉडी, इस तरीके से काउंसिल, नेशनल ट्रिब्यूनल काउंसिल। तो वो क्या करेगी वो है पूरे ट्रिब्यूनल्स को मैनेज करेगी, उनका रिक्रूटमेंट, उनका ट्रांसफ़र और जितनी भी चीज़ें हैं, इट वुड बी डन बाय ट्रिब्यूनल्स का जो मेन बॉडी रहेगी। अब क्या हो रहा है ये आपने थोड़ा सा बेस बता दिया, और इंस्पायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ व्यू of second ARC and NCWRC, rationalization of tribunal has been done by the government। अब इसका जो इम्पैक्ट, पहले तो आपको बताना पड़ेगा क्या क्या रैशनलाइजेशन हुआ है। तो रैशनलाइजेशन के अंदर क्या हुआ है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स को मर्ज कर दिया गया है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल जो है उसकी प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है, और जो है इस तरीके से आप देखोगे रैशनलाइजेशन। इसका एक और आना चाहिए जो है एक आती है सुप्रीम कोर्ट का केस है रोजर मैथ्यू वाला। तो रोजर मैथ्यू का भी चाहो तो नाम डाल दो। रोजर मैथ्यू के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई इस ट्रिब्यूनल्स को रैशनलाइज करो। ट्रिब्यूनल जो है ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जुडिशरी होते जा रहा है। क्या हो रहा है, ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जुडिशरी, ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन ट्रिब्यूनल कौन बनाता है, एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट बना रही है। तो गवर्नमेंट क्या है, ट्रिब्यूनल अगर बना रही है तो पूरी पावर जो है जूरिस्प्रूडेंस की या फिर जो जजिंग पावर है वो किसके हाथ में आ गई, एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ गई। तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे गड़बड़ करने वाला भी एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेट्स का पार्ट है एग्जीक्यूटिव का, और यहाँ पे उनको चेक करने वाला भी कौन है, ट्रिब्यूनल में दे आर ऑल्सो एग्जीक्यूटिव। तो आप ही एग्जीक्यूटिव और आप ही सवाल करने वाले और आप ही जवाब देने वाले, ऐसी वाली बात हो गई। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से हम कहते हैं। तो यही है कि आपको यहाँ पे करना है इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आप ये भी बता सकते हो कि कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट हो रहा है, ट्रिब्यूनल के अंदर एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो उसको कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, स्मूथन होने की प्रोसेस हो जाएगी। स्टिल आप कहीं ना कहीं बता सकते हो कि देयर हैज़ बीन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जुडिशरी दैट हैज़ बीन हैपनिंग right now, and most of the power has been concentrated in the hands of executive, so we must need to bring the reform as been proposed by the second ARC NCWRC। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आगे बढ़ा, मतलब इस तरीके से मैंने अटैम्प्ट किया था। ऑल्दो इतना ठीक नहीं है लेकिन हो सकता है काम। देन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द प्रेसिडेंट पावर टू पार्डन इन इंडिया एंड इन द USA। आर देयर एनी लिमिट इन बोथ द कंट्रीज, व्हाट आर द प्रीएम्प्टिव पार्डन्स। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन है तो अच्छा मिल जाता है कि आप एक एक क्वेश्चन को आंसर करो अलग अलग से, और फिर उस हिसाब से वो मार्क्स आपको इजीली दे सकता है। कंपेयर भी करना है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी करना है। तो इंडिया के पावर को पार्डन किस में मिलता है, 72 के अंदर। 72 के अंदर पार्डन कर सकते हैं रिस्पाइट, रिपियो, रिप्राइव, और 5 तरीके के रहते हैं वो। तो अब मुझे पाँचों के पाँचों तो याद नहीं आए थे, लेकिन 4 याद आ गए थे, तो वो वहाँ पे मेंशन कर दिया। आर्टिकल 72 से इंडिया की जो प्रेसिडेंट की पावर कहीं ना कहीं आ रही है। USA के अंदर मुझे पता नहीं था, तो बोल बच्चन कुछ ना कुछ वहाँ पे लिख के आया हूँ मैं। और कंपेयर तो कर दिया, कॉन्ट्रास्ट के अंदर भी लिख सकते हैं कि US के अंदर थोड़ा सा प्रेसिडेंट के हाथ में ज़्यादा पावर रहती है। इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है इट इज़ गवर्न, इट जनरली हैव द पार्डनिंग पावर एंड इट वर्क्स ऑन द हिडन एडवाइस, या फिर he she takes decision on the hidden advice of council of minister headed by PM। तो कहीं ना कहीं इसका रोल हो जाता है। US में जहाँ तक है ऐसा नहीं होता है, मुझे नहीं पता है ना। तो क्या लिखूँ, तो उस तरीके से अपन ने कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे कर दिया है। और भी एक दो चीज़ें लिखी थी, आर देयर एनी लिमिट्स टू इट इन बोथ द कंट्रीज। हाँ, तो लिमिट्स तो है कहीं ना कहीं। प्रेसिडेंट की जो पावर है अंडर आर्टिकल 72, ऑल्दो क्या बोल सकते हैं,
प्रेसिडेंट की पावर जो अल्टीमेट तो है इंडिया में, लेकिन शायद इट इज़ सब्जेक्टेड टू जुडिशल रिव्यू। एंड जो यूएसए की पावर है उसका तो मुझे पता नहीं, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे वापस से मैं लिख के आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, होगा ऐसा आपके साथ भी। लेट अस सी व्हाट आर द प्रिजेम्पटिव पार्डन्स। प्रिजेम्पटिव पार्डन, अग्रिम माफ़ी। अग्रिम माफ़ी आपको पता है कि जब आपको उनके हाथ में एज अ डिस्क्रिशनरी पावर रहती है कि वो प्रिएम्प्टिव पार्डन्स दे सकते हैं जब उन्हें लगता है कि जो है जुडिशरी या फिर उनके अगेंस्ट जो है जस्टिस नहीं होते हुए आपको दिखेगी। तो इस तरीके की प्रिएम्प्टिव अग्रिम माफ़ी कहीं ना कहीं हो सकती है। और फिर उसके साथ में प्रिएम्प्टिव पार्डन शायद रिप्राइव के केस में भी हो जाती है, जैसे वीमेन का जो अगर कुछ क्या बोल सकते हैं प्रेगनेंसी वाला केस है। तो ये देखना पड़ेगा एक्चुअल में इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा, अगर किसी को पता है तो लेट अस सी। इसके बाद है डिस्कस द नेचर ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ठीक है, मैं मॉडल आंसर आपको यहाँ पे पढ़ पढ़ के बता सकता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए रियल लाइफ में या फिर एक्चुअल एग्जाम में क्या हुआ था। नाउ लेट अस लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। डिस्कस द नेचर ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 19। ब्रीफली डिस्क्राइब द पावर एंड फंक्शन ऑफ असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ कश्मीर। ठीक है, डिस्कस द नेचर ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अभी तो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है अभी जो है नेचर, तो अभी तो शायद डिस्फंक्ट हो गई थी उस समय, क्योंकि जो है यूटी को बना दिया गया था। तो जो भी डिसीजन हो रहा है इट हैज़ बीन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कहीं ना कहीं आप देखोगे अंडर यू, मतलब प्रेसिडेंट के अंदर यूटी आती है, तो उस हिसाब से जम्मू कश्मीर किसके हिसाब से रूल हो रहा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ में नेचर है, तो नेचर कहीं ना कहीं उसी को मैंने बोल बच्चन करके यहाँ पे नेचर को डिस्क्राइब किया है। अब यहाँ पे आ रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। तो आपको अलग से बताना है, पावर्स बताना है और उसके फंक्शंस बताने हैं। तो पावर बता दो कि वो क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं, उनके लेजिस्लेटिव पावर है, सब्जेक्ट जो पावर्स बोले तो उनके हाथ में, जो हम बोलते हैं ना शेड्यूल 8 के अंदर पावर है कि डिसीजन मेकिंग पावर ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। तो आप देखो कि बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर जम्मू कश्मीर एंड वहाँ की जो यूटी है उसको क्या है, पावर है टू डिसाइड ऑन देयर ओन। और उसके साथ में दे हैव द पावर टू लेजिस्लेट, हैव डिस्क्रिशनरी पावर ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। इस तरीके की पावर्स आपको देखने को मिलेगी। दे आर विद द विच इज़ विद द असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। इसके साथ में फंक्शंस क्या है, तो वही है कि कहीं ना कहीं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखा जाए, फिर उसके साथ में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करें, और फिर डेमोक्रेटाइजेशन को बढ़ावा दें, और फिर फंक्शंस ऑफ द असेंबली। फंक्शंस ऑफ द असेंबली तो सबका साथ लेके चले, और फिर एंश्योर दैट द पॉलिसी या फिर जो डिज़ाइन हो रहा है, मोशंस जो पास हो रहे हैं, इट दे आर इन द अलाइनमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसके साथ में इतने इसके फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। 10 मार्कर है तो पेज आसानी से भर जाता है, ऐसा मतलब कंटेंट वहाँ पे कमी नहीं आती, फिर लास्ट में आप कंक्लूजन दे दो, ख़त्म हो गया। नाउ है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76। ठीक है, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ यूटी एंड एंश्योर साउथ गवर्नेंस थ्रू लीगल काउंसिल। डिस्कस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट्स एंड लिमिटेशंस इन दिस रिगार्ड। तो ये सब आप बता देना, पहले भी आ चुका है, पहले 15 मार्क में आया था, तो बहुत मुश्किल हो गया था 15 मार्कर के अंदर कि भाई अटॉर्नी जनरल को 15 मार्क के 3 पेज कैसे भरेंगे, 2-3 चीज़ें ही पता रहती है। अब यहाँ पे कैसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ लिया, राइट्स पूछ लिया, लिमिटेशंस पूछ लिया इन दिस रिगार्ड, फिर लास्ट में कंक्लूजन। इंट्रो आ गया 1 2 3, इंट्रो 1 2 3, और फिर यहाँ पे कंक्लूजन। अब इतनी सारी चीज़ें मतलब आपके पास में थोड़ा थोड़ा भी एक एक चीज़ को आप ओपन करते जाओगे तो कहीं ना कहीं पेज और कंटेंट आपका मिल जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उनकी, तो भाई गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करना कोई भी कोर्ट के अंदर, फिर एग्जीक्यूटिव के लाइन में अपने जो है एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेना, फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस करना जब भी प्रेसिडेंट कॉल्स अपॉन हिम और हर। इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। राइट्स क्या क्या है, तो राइट्स से ही कैन पार्टिसिपेट इन द राज्यसभा लोकसभा, इनकी स्पीचेस दे सकते हैं वो सब, बट लिमिटेशन क्या है, ही कैन नॉट वोट इन द पार्लियामेंट। इसके साथ में उनके ऊपर
लिमिटेशंस में एक और है कि बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर रहता है। फिर इसके साथ में जो है एडिशनल में अगर आपको लिखना है वैकेंसीज़ कम है स्टील, वैकेंसीज़ कम है, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा केसेस है, थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं लिमिटेशंस इन दिस रिगार्ड। ठीक है। इसके पहले एक और चीज़ यहाँ पे मिस हो रही है, ये जो फर्स्ट टू थ्री के पहले है, इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन गाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड एंश्योरिंग साउंड गवर्नेंस थ्रू लीगल काउंसिल। तो अगर दो दो लाइन में ये वाले एस्पेक्ट भी खोल लेते, ए वाला और बी वाला, तो और भी अच्छा हो जाता। मतलब मैंने खोले हैं यहाँ पे, शायद मैंने अभी बताया नहीं। तो ए और बी, फिर 1 2 3 कंक्लूजन, इतना ज़्यादा एस्पेक्ट अगर खुल रहे हैं तो देखो 3 3 4 4 अगर आप लाइन किसी के ऊपर लिख रहे हो तो इजीली यू कैन फिल, या फिर इजीली यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, स्टेप्स के हिसाब से काम करना है। ठीक है, एक जो क्वेश्चन पूछा है उसको कर दो, दूसरा जो पूछा है उसको कर दो, तीसरा जो करा है उसको कर दो। तो और क्लैरिटी आनी चाहिए कहाँ पे फर्स्ट ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे सेकंड स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से थोड़ा सा आपको बॉक्स का यूज़ करते हुए काम करना है। लेट अस सी द सिक्स्थ क्वेश्चन। विमेन सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी एक्सप्लेन। विमेन का सोशल कैपिटल जो है, विमेन का सोशल कैपिटल क्या होता है, ऑल द नेटवर्क्स एंड ऑल द रिलेशनशिप विच यू हैव अराउंड द सोसाइटी, ये हो गया सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का क्या हो रहा है आजकल, डिग्रेडेशन हो रहा है। ये कौन बोला है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बोली है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे उसकी, आप वो लिमिटेशंस के अंदर डाल सकते हो, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, सोशल कैपिटल डिग्रेडेशन, और फिर कोई उसके बाद में कहीं ना कहीं वे फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा जा सकता है। अभी तो जो क्वेश्चन पूछा है लेटेस्ट थी उसको, विमेन का सोशल कैपिटल है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर इतनी सारी महिलाएं पार्टिसिपेट किए हैं जैसे, तो इस तरीके की मैंने शुरुआत कर दी थी। कितनी है, अराउंड हमारे पास में एन कितने हैं, 80 लाख या 1 करोड़ ऐसे कुछ एन है, और अराउंड 8 to 10 करोड़ महिलाएं कहीं ना कहीं वीमेन, दे हैव बीन लिंक्ड विद द सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो अब ये सोशल कैपिटल का ही पार्ट है, कहीं ना कहीं कितना बड़ा नेटवर्क है, और इससे क्या होता है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के बेटरमेंट के अंदर दे कंट्रीब्यूट। तो इट एक्ट एज अ सोशल कैपिटल। ठीक है, इसके बाद है दे कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट। तो आपको एक पॉइंट ये लिखना है, सेकंड पॉइंट ये लिखना है, एडवांसिंग एम्पावरमेंट। अब एम्पावरमेंट को एडवांस कैसे करता है, तो भाई कुदूम, इसका एग्जांपल एक अभी बताऊंगा मैं। मतलब सोशल कैपिटल से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप जो है सोशल कैपिटल जैसे बढ़ता है, ट्रस्ट या फिर कह लीजिए, तो ट्रस्ट जब बढ़ता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ पे। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज हो रहा है तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है। फिर इसका ये जो सर्कुलर एक लूप है वो स्टार्ट हो जाता है। और यही वाला लूप आपको क्या देखने को मिलेगा, कुदुमश्री के अंदर। कुदुमश्री में कितनी महिलाएं हैं, दे आर 45 लाख वीमेन एसोसिएटेड विद कुदुमश्री। कुदुमश्री कहाँ का है, केरला का है। अब 45 लाख वीमेन आर एसोसिएटेड, तो आप देखोगे बहुत सारी जो है उन्हीं में से जो कुदुमश्री के अंदर ही महिला है, दे हैव बीन टर्न टू एंटरप्रेनर, दे हैव बीन टर्न टू द सरपंच। वो सरपंच वहाँ पे बन गई, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट हैज़ बीन रिफ्लेक्टिंग देयर एम्पावरमेंट एज अ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इसके साथ में यहाँ पे हमने क्या देख लिया, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इसके साथ में सोशल एम्पावरमेंट भी हो रहा है। डिसीजन के अंदर उनके पार्टिसिपेट वो बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल घर दोघांचे योजना, दोघांचे बोले तो दोनों के, हमारा जो घर है वो दोघांचे योजना। ठीक है, सिर्फ घर तुम्हारा नहीं है, घर मेरा भी है। ये महाराष्ट्र के अंदर कि जो भी रजिस्ट्री होगी, नई लैंड की डीलिंग होगी, उसके अंदर अगर आप विमेन को भी उसका नाम भागीदार बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपको टैक्स जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है और टैक्स लगता है वो कम लगेगा। तो घर दोगांचे योजना, ये इस तरीके की देखो कितने यूनिक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सोशल एम्पावरमेंट हो गया, इकोनॉमिक बता चुका हूँ, पॉलिटिकल हो चुका है, और भी चाहो तो ऐड कर लेना उसमें। एंड जेंडर इक्विटी,
तो जेंडर इक्विटी आपको पता ही है किस तरीके से जेंडर इक्विटी को प्रमोट कर रहा है, वो ये सोशल स्ट्रक्चर जो है, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, उसको कम करने की कोशिश, कम हो रहा है। इसके साथ में राइज ऑफ एजेंसी हो रहा है। एजेंसी बोले तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। यहाँ पे हमने क्या बताया, जैसे सेवा के साथ में क्या हो रहा था, सेवा ने लॉरियल पैलेस के साथ में जो है बहुत सारे वीमेंस को काय की ट्रेनिंग दी। लॉरियल पेरिस जो आप नाम सुनते हो ना, तो ये ब्यूटी पार्लर कोर्स की ट्रेनिंग दी। तो बहुत सारे जो ब्यूटी पार्लर स्टार्ट कर दिया वीमेन ने। तो क्या हो गया, इससे इकोनॉमिक सोर्स आ गया, इससे कहीं ना कहीं उनकी सोशल स्टैंडिंग बढ़ गई। तो ये क्या हो गया, इक्विटी को प्रमोट कर रहा है। इक्विटी इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्विटी यहाँ पे प्रमोट हो रही है। तो एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे मैंने बता दिया इसके साथ में। और इक्विटी में एजुकेशन इससे बढ़ जाता है, न्यूट्रिशनल हेल्थ ये सब हो रही है। तो जेंडर इक्विटी सोशल स्टेज पे, सामाजिक लेवल पे, सोशल नॉर्म्स लेवल पे कहीं ना कहीं एडवांस हो रहा है, फ़ायदा उससे हो रहा है। ये हमने बता दिया, एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, चाहो तो उसका नेगेटिव लिख के थोड़ा सा वे फॉरवर्ड चाहो तो कर सकते हो। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैव अ बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैकएंड इंटीग्रेशन देन यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हैज़ अ बिल्ट इन बायस, तो उनके पास में बिल्ट इन बायस रहता है बैकएंड इंटीग्रेशन के अंदर, देन यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइंस। तो ये बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैकएंड इंटीग्रेशन, ये क्या क्या है आपको एग्जामाइन करना है। ठीक है, एग्जामाइन बोले तो परीक्षण करना है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो हमें बताना है, दोनों बताना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का भी बताना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव, बैकएंड का भी बताना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का देख लेते हैं। बिल्ट इन बायस, टेक्नोलॉजी का बायस क्या है भाई, वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही चलता है। जैसे जो गवर्नमेंट का ऐप है उसका पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलता है। और वो टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलरेडी बीन बायस्ड। बायस क्यों, क्योंकि एल्गोरिथम बायस है, तो इसीलिए टेक्नोलॉजी का जो है AIML ऑलरेडी बायस है। इसके साथ में जो है टेक्नोलॉजी जैसे सीडैक हो गया, मीटी हो गया, तो इनके अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी है सीडैक के अकॉर्डिंग एवरी ऐप का जो मैकेनिज्म है, इट शुड बी इन लाइन विद द सीडैक और मीटी। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये बिल्ट इन यहाँ पे बायस हो रहा है। इसके साथ में और भी चीज़ें आ सकती है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, लेकिन मुझे उतना नहीं पता था, जितना पता था उतना यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि एग्जामाइन, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, हाउएवर देयर आर वेरियस एग्जाम्पल वेयर द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन लेवरेज, वेयर द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन कंबाइंड। फॉर एग्जाम्पल मल्टी मोडल प्रोजेक्ट्स। मल्टी मोडल प्रोजेक्ट किसके अंदर आ रहा है, ई क्रांति के अंदर। ई क्रांति को क्या बोलते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम 2.0। तो NEGP के अंदर 2.0 आ रहा है, ई क्रांति आ रहा है, उसके अंदर क्या है हमारे पास में, मल्टी मोडल प्रोजेक्ट्स है। मल्टी मोडल प्रोजेक्ट टोटल अभी कितने, 36। तो 36 जो प्रोजेक्ट्स है, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन या फिर टेक्नोलॉजी के कहीं ना कहीं एक उसकी बात हो रही है। इसके साथ में जो है ओपन नेटवर्क, डिजिटल कॉमर्स और ओपन कॉमर्स, इस और जो है और भी इस तरीके के कुछ गवर्नमेंट के इशूज वो चल रहे, ताकि मतलब टेक्नोलॉजी जो है बिल्ट इन बायस को कम किया जा सकते, ये हमने बता दिया। दैन इसके बाद में वी हैव बैकएंड इंटीग्रेशन दैन यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन। यहाँ पे क्या है, बैकएंड इंटीग्रेशन पे ज़्यादा फोकस हमारा होता है, बायसनेस है रेदर देन यूज़र सेंट्रिक। तो बैकएंड इंटीग्रेशन वो ये कि भाई हमारे पास में जो तरीका है स्टिल वो एक पैटर्न फिक्स बन चुका है, उसके हिसाब से बैकएंड का इंटीग्रेशन होता है। और जो है थोड़ा सा वो अपने अकॉर्डिंग काम करते रेदर देन यूज़र सेंट्रिक। तो यूज़र सेंट्रिक फॉर एग्जांपल जैसे लैंग्वेज हो गया, तो यूज़र सेंट्रिक नहीं होता है, वो बस अपने हिसाब से उन्होंने बना दी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे केस कर दिया था बैकएंड इंटीग्रेशन में, बैकएंड इंटीग्रेशन में दिया था मैंने एग्जांपल दिया था रजिस्ट्री ऑफिस का। अभी जैसे MP के अंदर रजिस्ट्री ऑफिस है, तो वहाँ पे बैकएंड इंटीग्रेशन जो है उसके ऊपर अगर उन्होंने अभी जैसे संपदा 2.0 आया था, वहाँ पे संपदा 2.0 MP के अंदर, तो यूज़र सेंट्रिक वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर आपको हिंदी का करना है, हिंदी टाइपिंग, तो हिंदी टाइपिंग क्या होती है, हिंदी टाइपिंग में आपको इंडिक इधर से उधर करना पड़ता है, मतलब आप वहाँ पे डायरेक्ट टाइप नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है भाई, ये यूज़र सेंट्रिक नहीं है, यूज़र सेंट्रिक को तो कभी हो ही नहीं पा रहा है। ये क्या है, बैकएंड इंटीग्रेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, बायसनेस वहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, यूज़र सेंट्रिक आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये 2-3 एक ही एग्जाम्पल है वैसे तो। इसके साथ में एक हाथ कोई एग्जाम्पल मैंने और लिखा था, हाउएवर देयर आर सम यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइंस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल यूज़र सेंट्रिक उमंग, इंटीग्रेशन ऑफ 200+ सर्विसेज। ये देखो कहीं पे लिखा है क्या उमंग, चलो नहीं लिखा है। तो उमंग के अंदर क्या हो रहा है, 2000
से ज़्यादा सर्विसेज आपको देखने को मिल रही है। तो क्या बिल्कुल यूज़र सेंट्रिक हैं, जहाँ पे लैंग्वेज आपको मल्टीपल देखने को मिल जाएगी, वो भी यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है। मतलब डिज़ाइंस की बात हुई, लेकिन चल जाएगा। उमंग तो बिल्कुल वही है। इसके साथ में जो हम आधार और जैम इंटीग्रेशन का करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आप चाहो तो लिख सकते हो, दे आर यूज़र सेंट्रिक। ऑफकोर्स मिशन कर्मयोगी वाला जो ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट हो रहा है, आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल, दे आर ऑल्सो यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइंस की कहीं ना कहीं वहाँ पे बातें हो रही है। ये हमने बता दिए 10 क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय हो गया। इसके बाद में लेट अस सी 11, 12, 13, 14, वापस से 10 क्वेश्चंस बाकी है। ठीक है, तो ये सब जो है शॉर्ट में हम देख लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था 19 वाला, इट हैज़ बीन आस्क्ड अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी कंस्टिट्यूट द डोमिनेंट किंग्सपिन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी एंड इज लिंक विद इंडियाज ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस इन द मिडल ईस्ट कंट्रीज। एनर्जी सिक्योरिटी, हाउ वुड यू इंटीग्रेट एनर्जी सिक्योरिटी विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरी इन द कमिंग ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, डोमिनेंट मिडल ईस्ट के अंदर जो भी हमारा इन्फ्लुएंस है, फॉरेन पॉलिसी है, उसका जो मेन सेंटर है एनर्जी सिक्योरिटी है। तो आप चाहो तो इसको ए फॉरेन पॉलिसी में डिवाइड कर सकते हो, एंड इंडियाज़ ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस इन द मिडल ईस्ट कंट्रीज़। अब एनर्जी सिक्योरिटी क्या हो रहा है, मिडल ईस्ट तो पता होना चाहिए पहले तो। ठीक है, मिडल ईस्ट क्या हो रहा है, फिर वहाँ पे आप कहीं ना कहीं इजराइल हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, फिर इसके साथ में चाहो तो गल्फ़ का भी नाम आ सकता है, सऊदी अरब हो गया, ईरान से तो हम खरीद रहे हैं, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, सब क्या है आप वहाँ पे देखोगे, देखने को आपको क्या मिलेगा, एनर्जी वहाँ से हम परचेज करते आए हैं। तो देयर हैज़ बीन अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन विथ सच विथ दैम। तो इसके लिए आप देखोगे कि इंडिया का ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस इन देखने को मिलता है आपको मिडिल ईस्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल ईरान के साथ में इंडिया जो है हैज़ बीन ईरान हैज़ बीन वन ऑफ इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टर टू इंडिया। तो इसीलिए आप देखोगे ईरान के साथ में इंडिया की ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल रही है, जो अभी चाबहार से भी आपको कनेक्टिविटी के रूप में बढ़ते हुए एलिवेट होते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ में मिडिल ईस्ट के अंदर आप देखोगे इसराइल के साथ में भी कहीं ना कहीं इंडिया जो है एनर्जी सिक्योरिटी, आप अब बोलोगे एनर्जी सिक्योरिटी वहाँ इसराइल कहाँ से आ गया, तो भाई एनर्जी के अंदर रिन्यूएबल हो गया, इसका भी नाम आना चाहिए, सोलर हो गया, विंड हो गया। तो ये वाला एस्पेक्ट आप कहीं ना कहीं खोल सकते हो, ये न्यूक्लियर के अंदर हो गया, तो वहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर ये सब आ गया। इसके साथ में गैसेस का चाहो तो एलपीजी और ये सब गैस को भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल आपको लिखना पड़ेगा, जैसे पेट्रोलियम हम वहाँ से ले रहे हैं, हम वहाँ से गैस ले रहे हैं, हम वहाँ से एलपीजी ले रहे हैं, तो या फिर रिन्यूएबल के लिए हमारा वो हो रहा है। तो एनर्जी सिक्योरिटी को, डायनामिक चीज़ों को कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। हाउ वुड यू इंटीग्रेट एनर्जी सिक्योरिटी विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरी इन द कमिंग ईयर्स। तो कमिंग इन ईयर्स के अंदर हम किस तरीके से करेंगे, तो कमिंग इन द ईयर्स के अंदर तो हमें सबसे पहले तो ये मैंने बता दिया कि इस कमिंग ईयर्स में क्या हो रहा है, इंडिया का अभी का प्रेजेंट जो स्टील है, प्रेजेंट ऑयल है, इट हैज़ बीन इम्पोर्टेड 50% जो है कहीं ना कहीं रशिया से आ रहा है। तो रशिया के जो इंपॉर्टेंस है, इट वुड बी इंक्रीज इन आवर फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज एनर्जी सिक्योरिटी। और यूएस का जो रोल है वो थोड़ा सा डिमिनिश होते जाएगा। हालांकि यूएस का इतना रोल नहीं है, और इसके साथ में जो है मतलब मिडिल ईस्ट का थोड़ा सा रोल कम होता जाएगा, बिकॉज मिडिल ईस्ट इज़ ऑल्सो क्या हो रहा है, डाइवर्सिफाइंग देयर इकोनॉमी, तो उसके ऊपर रोल कम होते जाएगा। इसके साथ में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, सॉरी इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, CDRI हो गया, और फिर रिन्यूएबल अलग अलग एस्पेक्ट्स में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो नई मतलब बढ़ते जा रही है। जैसे इंडियन सोलर अलायंस ने किस तरीके से अलग अलग हमारी पॉलिसी को नेविगेट किया। इसके साथ में जो है इंडिया का जो पेरिस एग्रीमेंट्स के टारगेट्स है, फिर इसके बाद में ग्लासगो समिट्स है, ये भी कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो क्या कर रहे हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। डिकार्बनाइजेशन ऑफ सेक्टर्स हो रहा है, ये सब आपको देखने को मिलेगा फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरीज से। और इससे क्या हो रहा है, जैसे इंडिया बहुत अलग अलग नए नए ग्रुप के अंदर फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल लीडरशिप इन इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा कुछ है। तो लीडरशिप इंडस्ट्री को डिकार्बनाइज करना है, तो इंडिया ने क्या करा है, लीड इट ग्रुप बनाया है। इसके साथ में लाइफ वाला मिशन बनाया है। तो ये सब क्या हो रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बातें हो रही है। और पंचामृत टारगेट तो पता ही है आपको।
तो बहुत सारी चीज़ें देखो 19 क्वेश्चन में आ गई है। लेट अस लुक एट द 20th क्वेश्चन। द रिफॉर्म प्रोसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन रिमेन अनरिजॉल्व बिकॉज ऑफ द delicate imbalance between East and West and entanglement of the US and Russia-China alliance. Examine and critically evaluate the East-West policy confrontation in this regard. क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है, ये भी पूछ ले रहा है, ए भी पूछ ले रहा है, बी भी पूछ ले रहा है, सी भी पूछ ले रहा है, डी भी पूछ ले रहा है, फिर बाद में क्या क्या एग्जामिन क्रिटिकली एनालाइज भी पूछ ले रहा है। तो भाई यूनाइटेड नेशन रिमेन अनरिजॉल्व, पहले तो ये बता दो, ठीक है। कितनी सारी बातें हो रही है आज के समय पे फ्रॉम द, जैसे एक था सर्टे डिक्लेरेशन, सर्टे, हाँ सर्टे, तो सर्टे डिक्लेरेशन से लेके तो अभी लेटेस्ट में जो इंडिया ने क्या दिया है, हाँ इंडिया ने एक नॉर्म्स दिया है, नॉर्म्स, न्यू ऑर्डर फॉर रिवेंज सोशल ऑर्डर, इस तरीके से गवर्नेंस ऑर्डर, इस तरीके से नॉर्म्स जो है यूएन और इंटरनेशनल बॉडीज़ में देने के लिए मोदी जी ने बताया था। तो सर्टे डिक्लेरेशन से लेकर नॉर्म्स तक के कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन रिमेन्स अनरिजॉल्व। तो ये जो रिफॉर्म है हमने इंट्रो तो कर दिया, थोड़ा सा चाहो तो बता सकते हो अनरिजॉल्व के अंदर अगर कुछ है तो। बिकॉज द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एंड द एंटेंगलमेंट ऑफ द यूएसए एंड द रशिया चैनल्स। तो आपको क्या करना है, पहले तो ईस्ट और वेस्ट का बताना है, फिर उसके बाद में एंटेंगलमेंट ऑफ द यूएसए एंड रशिया चाइना अलायंस भी बताना है, फिर इसके साथ में एग्जामाइन तो ये कर दिया आपने, फिर आप क्या करना है, क्रिटिकली एवल्यूएट एज द ईस्ट वेस्ट पॉलिसी कन्फ्रंटेशन इन दिस रिगार्ड। तो क्रिटिकली इवेल्यूएट बोले तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जितने ज़्यादा टुकड़े कर सकते हो कर देना, मैंने तो बहुत सारे टुकड़े करे थे, कितने 6-7 आ गए हो गए, तो इसके बाद में कंक्लूजन हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसके अंदर कुछ होना नहीं चाहिए। वेस्ट जो है अपने हिसाब से चलते आ रहा है, डोमिनेट कर रहा है। अगर P5 के अंदर देखें तो P3 तो सिर्फ यूरोप से ही आ रहे हैं या फिर वेस्ट से आ रहा है P3। जैसे P3 के अंदर रशिया यूरोप का है, फ्रांस यूरोप का है, सॉरी हाँ यूके यूरोप का है। इसके बाद में जो वेस्ट में तो वो भी आ गया, यूएस भी आ गया। तो इस तरीके से वेस्ट की तरफ ही ज़्यादा इंक्लाइन होते हुए दिख रहा है। ईस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन कंट्री है इंडिया, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है इसके अंदर। तो ये कहीं ना कहीं डायनामिक हो रहा है। फिर इसके साथ में कॉफ़ी क्लब बन गया इनको करने के लिए, इवेल्यूएट आपको बताना है। तो कोई करना चाह रहा है तो उसे वो भी रोक रहे हैं, तो फिर कॉफ़ी क्लब इसको रोकने वाले आपको देखने को मिल रहे हैं। एंटेंगलमेंट ऑफ द यूएसए एंड रशिया चाइना अलायंस, तो यूएस रशिया का जो तीनों का जो ट्रायंगल चल रहा है या फिर तीनों का जो डुअल चल रहा है, तो जो भी है इससे क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है। कोई चाहता है, कोई नहीं चाह रहा है, सब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेट अस सी द 11th क्वेश्चन। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। Constitutional morality is a fulcrum which acts as essential checks upon the highest high functionaries and citizens alike. In view of the observation of the Supreme Court, evaluate the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independency and judicial accountability. ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो पहले से भी बहुत बार पूछा गया। आर्टिकल 25 के अंदर वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो हालांकि मीनिंग तो इसका ब्रॉड है, टू बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो ये सब इजी क्वेश्चन, रिलेटिवली इजी है, बहुत बार पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये तो आपको भी आना चाहिए, नहीं आता है तो एक बार आपको पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कन्फर्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द ऑन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन विद अ फ्यू procedural hurdles. In view of the statement example, the procedural and substantive limitation on the amending power of the parliament to change the constitution. Procedural में क्या limitations है, substantive में क्या limitations है। procedural के अंदर तो वही है, procedural में क्या है कि पार्लियामेंट को पूरा लोअर हाउस अपर हाउस से पास करना पड़ेगा, 2/3 मेजोरिटी, हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके साथ में 2/3 ऑफ टोटल हाउस। फिर उसके साथ में अगर इट इज़ अफेक्टिंग द इट इज़ अफेक्टिंग, अगर फेडरल फीचर अफेक्ट हो रहा है तो हाफ ऑफ स्टेट शुड बी रेटिफिकेशन ज़रूरी है। तो ये सब प्रोसीजरल का हो गया। सब्सटेंसिव लिमिटेशन जो है अमेंडिंग पावर
ऑफ पार्लियामेंट है, तो वही है कि भाई जुडिशल रिव्यू है, फिर उसके साथ में नलीफाइड एंड वॉइड किया जा सकता है, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी से अलाइन होना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियन सिस्टम इन इंडिया, क्रिटिकली examine the advantages and disadvantages of the system of appointment of the judges of the Supreme Court of India। फर्स्ट जज, सेकंड जज, थर्ड का जज जो केस है, फिर MOU जो निकल के आया, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, फिर फोर्थ जज के अंदर 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो NJAC बना था उसको उन्होंने हटा दिया। फिर इसके साथ में एडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द USA। ठीक है, तो अब USA के बारे में तो इतना अवेयर नहीं था मैं, इंडिया का तो अवेयर थे, तो इंडिया का तो अपन ने लिख दिया जजेस इंक्वायरी एक्ट और वो सब जो नहीं, जजेस इंक्वायरी एक्ट तो रिमूवल के अंदर आ जाती है। अपॉइंटमेंट मतलब वही ये जो थर्ड जज के साथ में कोलेजियम सिस्टम है, तो कोलेजियम के अंदर जो चीफ जस्टिस एंड टॉप 4 जजेस हो गए, वो सब चीज़ें अपन ने बता दी हैं। और एक्चुअल में उसका क्या करना था, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को हमने देखना था। ठीक है, USA का भी कहीं ना कहीं लिख दिया है मैंने। देन इसके बाद में इवॉल्विंग पावर ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया, हाउ फार हैव द रिसेंट रिफॉर्म इम्पैक्टेड द फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। ठीक है, एग्जामाइन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया। तो सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है वो किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, वो पैटर्न को आपको बताना है। फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, फिर इसके साथ में जो है वो सब आपको इवॉल्विंग कॉन्टेक्स्ट में बताना था। फिर फाइनेंस कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस 15 के अंदर किस तरीके से वो टर्म ऑफ रेफरेंस के अंदर सेंसस 2011 डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, उन सबको इंक्लूड कर लिया। इसके साथ में GST रिफॉर्म, ये सब क्या है, इवॉल्विंग पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ में और भी अगर आप फिलोसॉफिकल लेवल पे लिखना चाहते थे तो वो भी लिख सकते हैं, इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है, अब क्या है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं स्टेट ने अपना जो है वो सेंटर के हाथ में अपनी पावर को दे दिया है, तो थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते जा रहा है और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क होते जा रहा है। पैसा ऊपर जा रहा है लेकिन काम नीचे आ रहा है, इस तरीके से। हाउ फार हैव द रिसेंट रिफॉर्म इम्पैक्टेड द फिजिकल फेडरलिज्म। तो रिसेंट रिफॉर्म किस तरीके से ये सब चीज़ों को अफेक्ट कर रहे हैं फिजिकल फेडरलिज्म को। तो पहले तो ये बताना पड़ेगा व्हाट आर द रिसेंट रिफॉर्म। तो रिसेंट रिफॉर्म आप बताओ, 275, 280, 279A। अब ये क्या चीज़ है रिसेंट रिफॉर्म? सबसे पहले तो GST काउंसिल GST लेके आए, स्टेट ने अपनी पावर लूज़ कर दी। रिसेंट रिफॉर्म आपको इसके साथ में 275 के अंदर ग्रांट्स इन एड हो गया, फिर इसके साथ में 280 के अंदर 15 फाइनेंस कमीशन आ जाता है। तो किस तरीके से उसके TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, ये सब रिसेंट रिफॉर्म का पार्ट है। फिर 282 के अंदर आ जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये किस तरीके से उसके ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है आजकल। सेस एंड सरचार्जेस के बढ़ते जा रही है। 279A के अंदर भी कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहे हैं। 279 बोले तो GST रिफॉर्म वाला जो था, GST के अंदर रिफॉर्म 279 ये हो गया। 15 फाइनेंस कमीशन, 275 ग्रांट, 282C सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ठीक है, अब इसका क्या है इम्पैक्ट हो रहा है सेंट्रल फिजिकल फेडरलिज्म में, तो वही है। फिर आप बता दो, एक एक को खोलते जाओ और फिर उसके बारे में बता दो। ठीक है, आपको यहाँ पे रिसेंट रिफॉर्म में पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 ऐसा 5 6 आपने खोल दिया, ख़त्म। फिर उसके बाद में इम्पैक्ट पे आपका फोकस होना चाहिए। व्हाट आर द एनवायरमेंटल NGOs प्रेशर ग्रुप, डिस्कस देयर रोल इन रेजिंग अवेयरनेस एडवोकेटिंग। ईजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। एनवायरमेंट प्रेशर ग्रुप कौन से होते हैं? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। सी ट्रीज प्रेशर ग्रुप पे प्रेशर लगाते, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराते, ये सब कराते, वो सब आपको पता होना चाहिए। इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स ऑफ पॉवर्टी। ओनरशिप रिसोर्सेज के अंदर आपको देखने को मिलेगी, उसके कारण आपको मेजर पॉवर्टी का कॉज देखने को मिल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। अब पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी जो भी है, गरीबी के विरोधाभास, अब यहाँ पे लिख दो कहाँ से, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नहीं रिचेस्ट। इनइक्वालिटी किल्स, ऐसी 2-3 इसकी रिपोर्ट थी। टॉप 1% के पास में कितना है, टॉप 10% के पास में टॉप 73% वेल्थ है,
और बॉटम 5 के पास में कितना है 6% ऑफ टोटल वेल्थ। टॉप 10% आदमी के पास में कितना है, पीपल के पास में 70% ऑफ वेल्थ वर्ल्ड के अंदर। और टॉप 50 के पास में कितना है 6% वेल्थ। तो ये क्या बता रहा है, ओनरशिप पैटर्न और रिसोर्सेज और वेल्थ के अंदर इनइक्वालिटी बता रहा है, और ये कहीं ना कहीं पॉवर्टी का कॉजेज है। आपको इंट्रोडक्शन इस तरीके से हमने दे दिया। फिर अब बताओ किस तरीके से होता है। फिर इसके अंदर मैंने तो कल्चर ऑफ पावर्टी, सब कल्चर ऑफ पावर्टी, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, पियरे बर्डो, सब कल्चर ऑफ पावर्टी, ऑस्कर लेविस, आता था तो लिख दिया। तो ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लगा दिया और फिर समझा दिया उसको क्या अलग अलग किस तरीके से आपको ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेस किस तरीके से ओनरशिप रहता है। तो एक जो सर्कुलर साइकिल चलती है, ओनरशिप है तो आपके पास में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है। आपका जो सोशल नेटवर्क है, कल्चर है, नेटवर्क जो ग्रुप है वो स्ट्रांग रहता है। इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस हो जाता है। एजुकेशन बेटर रहती है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो वो जो दूसरी चीज़ें है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी के साथ में लिंक कर सकते हैं इसको। इन कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट model, decision making and problem solving responsibilities is not located close to the source of information and execution, defeating the objective of development। तो ये जो है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर नॉट लोकेटेड टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन। तो ये क्या हो रहा है, ये टॉप टू बॉटम चल रहा है, या फिर बॉटम अप तो नहीं, जैसे टॉप डाउन अप्रोच चल रहा है। तो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। पहले तो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट मॉडल अगर बताना चाहते हो तो बता दो किस तरीके से हो रहा है ये सब चीज़ें। हालांकि नॉट सो नहीं भी बताया चलेगा, नॉट सो रिलेवेंट ईयर। इसके बाद में अगर डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, आर नॉट लोकेटेड टू सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एग्जीक्यूशन, डिफीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो पहले बताओ डिसीजन मेकिंग में कहाँ कहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहाँ कहाँ पे ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये इसके पास में नहीं आ रही है, और जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप केसेस एग्जांपल बता के उसका हो सकता है। फिर व्हाट शुड बी द वे अहेड, यहाँ पे आ सकता है। हालांकि आप यहाँ पे लिखो, हालांकि मैंने लिख दिया था 1-2 लाइन में, क्या होगा, देयर आर वेरियस केसेस के जहाँ पे रियल टाइम हो रहा है। जो एजाइल अप्रोच है वो आपको देखने को मिल रहा है। एजाइल अप्रोच रीएडजस्टमेंट ऑफ टारगेट हो रहा है। रियल लाइफ इंडिकेटर्स जो KPI है, KPI की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स, उनके बेसिस पे पॉलिसी का रिफॉर्म हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल आ गया ब्लॉक एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। यहाँ पे क्या होता है, KPI को बेसिस पे जज किया जाता है। तो क्या हो रहा है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आ गया, रियल टाइम एग्जीक्यूशन की बात आ गई, डैशबोर्ड आ गया। लिखा तो है जहाँ तक मुझे याद है। लास्ट क्वेश्चन लिखा था 18th वाला, वी लास्ट क्वेश्चन इन 5 मिनट। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है यहाँ पे क्योंकि 5 मिनट ही थे। पेंसिल पोर्टल लिखा यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाया। CCTS भी यूज़ नहीं कर पाया। NCPCR एक्ट के अंदर बना है टू एड्रेस चैलेंजेस फेस बाय चिल्ड्रन इन द डिजिटल एरा। एक्जामाइन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड सजेस्ट मेजर्स ऑफ द कमीशन। कमीशन कैन इनिशिएट टू टेकल द इशूज़। ठीक है, तो आप देखो कितने सारे क्वेश्चंस आ गए। NC हैज़ टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस बाय द डिजिटल एरा। तो डिजिटल एरा में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो सब आप बताओ। फिर वहाँ पे क्या है, NCPCR का रोल रहता है टू एड्रेस द चैलेंजेस। ठीक है, पहला क्वेश्चन NCPCR का रोल, सेकंड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन एग्जिस्टिंग पॉलिसी को एग्जामाइन करना है। एंड एग्जामाइन बोले तो पॉजिटिव चाहो तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख सकते हो। ठीक है, हालांकि लिमिटेशन ज़्यादा ही बताएंगे और उसके बाद में हम सजेस्ट मेजर्स बताएंगे। फिर पाँचवा, तो अब ये 5 मिनट में 5 इतने सारे मैंने करे नहीं करे। ठीक है, लिख तो दिए हैं कुछ ना कुछ, 3 पेज हो, तीनों भर दिए, नॉट अप टू द मार्क। तो आपको अब समझ में आ रहा हो किस तरीके से ये पेपर अटेम्प्ट हुआ है। लास्ट के 72 मिनट्स थे और आई हैव 8 × 15 क्वेश्चन जो थे, 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे। तो ईच क्वेश्चन के हिसाब से कितना टाइम आएगा, 15 मार्कर के 8 क्वेश्चन थे, 9 8 जा 72, तो 9 मिनट्स फिर बचे थे मेरे पास में। धीरे धीरे लास्ट तक आते आते सिर्फ लास्ट क्वेश्चन के लिए 5 मिनट ही बचे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं। पॉजिटिव क्या है, तो जो लिखे हैं मतलब कहीं ना कहीं एक एक एस्पेक्ट को खोलते हुए मैंने क्या है स्टेप वाइज प्रोसेस करते गया हूँ।
एटलीस्ट फुल पेज भर दिए हैं सभी के अंदर। मतलब पेज भरने पे आप बोलोगे कि पेज वाले पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ मैं, पेज मायने तो रखता है। इसके साथ में जो है ठीक है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए हैं सभी, ये भी ठीक पॉइंट है। नेगेटिव क्या है, लास्ट क्वेश्चंस के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है क्वालिटी। तो ये आपको देखना है किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, थोड़ा सा आप शुरुआत से फोकस आपकी होनी चाहिए। चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू द बेस्ट प्रैक्टिस। तो इसके अंदर बहुत चांसेस है मेरे हिसाब से, तो बहुत है, और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और रीथिंकिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। स्ट्रेटजी क्या है, तो आपको तो प्रैक्टिस करना है, 2026 वालों को प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, डाइवर्सिफिकेशन करना है क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। आर्गूमेंट्स एनालिसिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, उसके साथ में आर्गूमेंट जब भी आता है, एनालिसिस जब भी आ रहा है, तो उसके साथ में क्या आना चाहिए, एग्जाम्पल्स। प्रैक्टिस करना है डेली डेली, डाइवर्सिफाई टॉपिक, डाइवर्सिफाई तरीके से अपने को क्या है जो सब्जेक्ट को देखना है। देन उसके बाद में एनालिसिस एंड आर्गूमेंट्स पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हो गया आज के हमारे पेपर GS 2 का फुल एनालिसिस। इसके साथ में एक और बात है, ठीक है, मैं जो है मेंस बैच स्टार्ट करने वाला हूँ फॉर 2026। तो 3 महीने के अंदर मतलब ऐसा करेंगे कि प्रीलिम्स अभी जो हमारे पास में दिसंबर तक का टाइम है, उसके अंदर फटाफट से हम जो मेंस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, IR ये सब तो दुनिया कराती है, तो इसके ऊपर नहीं फोकस करूँगा मैं। हालांकि देखिए इनका जो क्या बोल सकते कंट्रीब्यूशन है इन द मेंस, तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। छोटे छोटे से टॉपिक है वो भी आ रहे हैं, छोटे छोटे से सब्जेक्ट्स है, उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल सोसाइटी 75 to 90 मार्क्स आता है, GS 2 के अंदर सोशल जस्टिस आपको देखने को मिलेगा, गवर्नेंस देखने को मिलेगा। ये इग्नोर है, कोई नहीं कराता है, तो कोई नहीं करा रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपका हो ही नहीं पाता है, तो उस पर मैं प्रायोरिटाइज़ कर रहा हूँ। GS 3 में इंटरनल सिक्योरिटी है, 50 मार्क का आता है, यहाँ से भी 50 है, यहाँ से भी 50 है। इंटरनल सिक्योरिटी 50 मार्क का आता है, एनवायरमेंट 35 to 50 मार्क का आता है, एग्रीकल्चर 50 मार्क्स का आता है, एथिक्स तो 250 मार्क्स का आता है। पार्ट 1 क्वेश्चंस, पार्ट 2 केस स्टडीज़। तो ये सब कहीं ना कहीं प्लानिंग मेरी चल रही है। आप मेरे प्रीवियस बहुत सारे वीडियोज़ है वो देख सकते हो, और इसके साथ में माइंड्स ऑफ UPSC टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। तो अगर कोई सैम्पल अभी जैसे पढ़ा ही रहा हूँ मैं सोशल जस्ट गवर्नेंस पढ़ा दिया है, सोसाइटी पढ़ा दिया है एक पेड प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे जो है रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। तो कंटेंट मेरी तरफ से ही आपको मिल जाएगा, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, आज भी नहीं, 4 साल बाद भी नहीं। अगर आप वही कंटेंट को लेके काम करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो डायनामिक है कंटेंट, डायनामिक है, एग्जांपल्स भी डायनामिक है, और क्लासेस देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो ऑन द स्पॉट याद हो जाएगी। जैसे हमने देखा सबरंग ट्रस्ट कैसा, ये आपको कहीं पे देखने को मिलेगा नहीं, मिलेगा तो फिर वो याद भी होना चाहिए आपके माइंड में। तो इंटरनल सिक्योरिटी तो बहुत अच्छे से अपन कर ही लेंगे, सोसाइटी तो आप देखो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो अभी यूट्यूब पे है, तो आपको समझ में आ जाएगा पढ़ाने का मेरा पैटर्न क्या है, और फिर कहीं ना कहीं आप इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये हमारा हो गया GS पेपर 2 का रिव्यू, रियल टाइम जो एग्ज़ाम के अंदर सिचुएशन थी उस हिसाब से यहाँ पे हमने एनालाइज़ किया है। ठीक है, ये देख लीजिए किस तरीके से ये क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे, कितने मार्क्स से कहाँ से आ रहे हैं ये आपको देखना है। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।